हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म GME। और आज क्लास 10th के लिए लास्ट चैप्टर नंबर 13 विच इज़ आर इन्वायरमेंट हाजिर है। ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है आपके क्लास 10th साइंस सिलेबस का। 5 मार्क्स का बेसिकली पूछा जाता है ये आपका चैप्टर, और बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत डिफाइंड इसके टॉपिक्स हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं है। तो 5 मार्क्स अपने बिल्कुल फ्री के समझो। तो फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और समझो इस पूरे चैप्टर को, क्योंकि इससे आसान चैप्टर और इससे अच्छा मौका 5 मार्क्स फ्री के लेने का आई डोंट थिंक कि होगा आगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर। आपका चैप्टर है आर इन्वायरमेंट। नाम के अंदर ही इन्वायरमेंट है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, अब देखो इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट के अंदर आपकी सारी लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजें जो हमारे आसपास हमारी लाइफ को सराउंड करती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। क्या बोला मैंने कि इन्वायरमेंट के अंदर हमारे आसपास की चीजें जो हमें सराउंड करती हैं, वेदर इट्स लिविंग वेदर इट्स नॉन लिविंग, वो चीजें जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो उस पूरी यूनिट को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इन्वायरमेंट के कुछ होते हैं कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। क्योंकि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट के अंदर हमारी वो चीजें आती हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग होती है और हमें सराउंड करती है। हमें सराउंड करने वाली चीजें, चाहे वो कोई भी हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, ठीक है, और हमारी लाइफ को वो इन्फ्लुएंस करे, वो एनवायरमेंट के अंदर आती हैं। और कंपोनेंट कितने होते हैं इसके? ऑफ कोर्स 2 कंपोनेंट होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। और लिविंग एंड नॉन लिविंग होते क्या, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब अगर हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्यों करती है? क्योंकि लिविंग एंड नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, तो ये था इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में मैंने आपको 3 चीजें यहाँ पे, 3 बेसिक पॉइंट मैंने आपको स्लाइड के अंदर बताए कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजें इंक्लूड होती हैं जो हमारी लाइफ को सराउंड करती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं। कंपोनेंट होते हैं इसके 2, लिविंग एंड नॉन लिविंग। और जो हमारी अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है वो इसी लिविंग और नॉन लिविंग के इंटरेक्शन की वजह से करती है। अब हम लोग आते हैं कि क्या होता है इकोसिस्टम। एक बेसिक डिफरेंशिएशन बच्चों को नहीं आता करना कि इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो एनवायरनमेंट जो है ये एक बिगर सर्कल है, बल्कि इकोसिस्टम जो है ये एक छोटी सी यूनिट है। समझ में आया? इकोसिस्टम अपने आप में ही एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है, यानी कि ये एक ऐसी यूनिट है जहां पर आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक साथ इंटरेक्ट करते हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में। क्या बोला मैंने कि जो आपका इकोसिस्टम है ये एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होता है, और यहाँ पे लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब आपका इकोसिस्टम के भी होते हैं 2 टाइप्स। कितने होते हैं? 2 टाइप्स। ठीक है, कंपोनेंट भी होते हैं इसके, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 टाइप्स। पहला टाइप होता है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? नेचुरल इकोसिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं वो इकोसिस्टम या फिर ऐसी एक यूनिट जो कि हमें नेचुरली मिली है, उसको गेन करने के लिए हमने कोई एफर्ट नहीं डाले हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल दे रखे हैं, फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, डेजर्ट हो गया। इसको क्रिएट करने के लिए आदमी ने कुछ नहीं किया, उसको फ्री में ये चीजें मिली है। ठीक है, अब आता है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या होता है? यहाँ पे मैन मेड चीजें होती है, मतलब एक ऐसी छोटी सी यूनिट जो हम लोगों ने खुद क्रिएट की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियम या फिर कोई भी क्रॉप फील्ड, ये इकोसिस्टम की जो यूनिट है ये हमने खुद क्रिएट की है। ठीक है, इसके बाद में एक इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट दोनों ही होते हैं। अब ये बायोटिक और अबायोटिक क्या होते हैं? देखो, बायोटिक का मतलब होता है, बायोटिक इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और अबायोटिक जो है ये दूसरा वर्ड है किसके लिए? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। समझ में आया? तो यहां तक मैंने तुम्हें क्या समझाया कि इकोसिस्टम जो होता है ये एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होती है। यहाँ पर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं। टाइप्स कितने होते हैं? 2, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। और इसके साथ साथ जो भी इकोसिस्टम होता है इसके अंदर 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, पहला बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, जो मैंने अभी आपको बताया, बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, कंपोनेंट्स आपके मेजर इसके 2 होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आप पढ़ते हैं अबाउट प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये होते क्या है आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर यानी कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनमें आप पढ़ते हैं सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, मिनरल्स, ये सब चीजें। समझ में आया? तो ये आपके 2 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, और उन कंपोनेंट में भी आगे आप मेजर ये चीजें पढ़ते हैं। तो पहले समझते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, देखो
प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि प्रिपेयर करते हैं उनका खुद का खाना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आपने लाइफ प्रोसेस के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था विच इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या था? ये ऐसा टाइप था न्यूट्रिशन का जहां पर कोई भी प्लांट आपका खाना ले सकता है और खुद का खाना बना सकता है, मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट फॉर एनी अदर फूड सोर्स, वो खुद अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स और ये लिंक कैसे हैं? प्रोड्यूसर्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि खुद अपना खाना क्रिएट कर सकते हैं, खुद अपना खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये होते हैं प्रोड्यूसर्स। ये सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज करते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और किसी भी फूड चेन का भी, फूड चेन क्या होती है ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। किसी भी फूड चेन का एक बेस जो होती है उसको फॉर्म करती है कौन फॉर्म करते हैं? प्रोड्यूसर्स। क्या बोला मैंने? प्रोड्यूसर्स बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि खाने को प्रोड्यूस करते हैं, और अगर वो खाने को प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि बाकी की यूनिट्स, बाकी के ऑर्गेनिज्म उस खाने को आके खा रहे हैं, तो एक तरीके से बेस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स। एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, ग्रास हो गया, एल्गे हो गया, फिर कोई भी ग्रीन प्लांट हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोड्यूसर्स के बिना लाइफ अर्थ पर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, बिकॉज यू कैन नॉट लिव विदाउट फूड। एंड फूड किसकी वजह से बन रहा है? प्रोड्यूसर्स की वजह से बन रहा है। तो प्रोड्यूसर्स बहुत प्राइमरी रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोड्यूसर्स। इसके बाद आपका आता है कंज्यूमर्स। अब ये कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं दूसरे सोर्सेज पर अपने खाने के लिए, ठीक है। और यही इसी के पैरेलल मैंने आपको बताया था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन द चैप्टर लाइफ प्रोसेस, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे होता क्या है, ये इससे मैं लिंक कर क्यों रही हूँ? क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कंज्यूमर दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो कैसे, कंज्यूमर्स जो है ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं ऑन प्रोड्यूसर्स या फिर किसी और, यानी कि मैं अपने फूड सोर्स के लिए या फिर ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स अपने फूड सोर्स के लिए किसी और सोर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो वो होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब कि मैं अपना जो भी फूड सोर्स है या फिर ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स जो भी अपना फूड सोर्स है वो उसके लिए किसी और पर डिपेंडेंट है। और किस पर डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कंज्यूमर्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं, विच मीन्स हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। अब टाइप्स भी दे रखे हैं यहाँ पर आपको कंज्यूमर्स के, ठीक है। पहला होता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोर्स, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आपके वो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके प्लांट से अपने फूड को गेन कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है आपको डियर, गोट। इसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो थोड़े से जो कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, यानी कि वो प्लांट को ही ना सिर्फ रख के वो फ्लैश या फिर किसी भी लाइफ को भी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको फ्रॉग का, लिजर्ड का, ठीक है, ये ग्रास नहीं खाते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी लाइफ को बेसिकली अपना फूड सोर्स बना के चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं आपके टॉप कार्निवोर्स जो कि बेसिकली दूसरे की लाइफ को ही खाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। एग्जाम्पल हो गया लायन या फिर ईगल, समझ में आया। इसके बाद है कंज्यूमर्स हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। अब ये जो कंज्यूमर्स होते हैं ये आपकी एनर्जी का ट्रांसफर करने के लिए काम करते हैं। अब कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? इसके लिए आप लोग आगे पढ़ने वाले हो 10% लॉ या फिर 10% रूल। अब ये होता क्या है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बताया कंज्यूमर्स के बारे में। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो खुद अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो कि अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। टाइप्स कौन कौन है? कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। और ये एनर्जी का ट्रांसफर जो है उसको क्या करते हैं? उसमें हेल्प करते हैं। इसके बाद है हमारे पास में डिकम्पोजर्स। अब ये डिकम्पोजर्स क्या होता है? डिकम्पोजर्स आपके वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड प्लांट्स जो कि आपके होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं। बेसिकली जो डेड बॉडीज होती हैं उनको ट्रीट करते हैं एज देयर फूड सोर्स, ठीक है, वो आपके होते हैं डिकम्पोजर्स। अब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। सॉइल को न्यूट्रिएंट्स वापस दे देते हैं, वापस न्यूट्रिएंट्स रिटेन हो जाते हैं। इसके बाद हेल्प करते हैं मेंटेन करने में न्यूट्रिएंट बैलेंस लाइफ इन द इकोसिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखे हैं कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगाई,
ठीक है। विदाउट डिकम्पोजिशन डेड ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो अर्थ पर एक्यूमुलेट होते रहेंगे। जो आपके डिकम्पोजर्स होते हैं ये डेड लाइफ को समेटने का काम करती है, एक तरीके से इसको वैनिश करने का काम करती है। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो डेड ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, जितनी भी डेथ्स ये होती हैं वो क्या होंगी, वो अर्थ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगी। ठीक है। आफ्टर डिकम्पोजर्स अब हम लोग आते हैं फूड चेन पर। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन आपको दिखाती है ट्रांसफर ऑफ फूड। ठीक है। एक कोई भी प्राइमरी आपका कंज्यूमर है जिसने कोई भी अपना प्राइमरी सोर्स से खाना ले लिया। ठीक है। अब सेकेंडरी जो भी आपका कंज्यूमर है वो उस प्राइमरी कंज्यूमर को ईट अप कर रहा है या खा रहा है। ठीक है। तो वो एक फूड चेन बनाता है। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ग्रास। ठीक है। और ये इसके थ्रू खाई जा रही है। इसको फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग को सांप खा लेगा और सांप को ये खा सकता है। तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये एक चेन क्रिएट हो गई। प्राइमरी को खा लिया इसने, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। समझ में आई? फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ये टर्सरी कंज्यूमर हो गया और वो क्वार्टनरी कंज्यूमर हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, ये एक सिंगल चेन फॉर्म हो गई कि एक लेवल हो गया कि यहाँ से खाने का जो आपका प्रोसेस है वो शुरू हो गया। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वापस आते हैं अपने फूड चेन के टॉपिक पर। फूड चेन आपको दिखाती है, शो करती है अबाउट द ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी, यानी कि आपका फूड और एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से अगले ऑर्गेनिज्म तक। ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खा लिया लायन ने। एक सिंपल सी चेन फॉर्म हो रही है। ठीक है। जो कि फूड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। इसके बाद में आपको बताया गया है कि एनर्जी जो फ्लो करती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में करती है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन इस फूड चेन के अंदर ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। और इसके बाद में फूड चेन जो होती है हमें हेल्प करती है समझने में अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द इकोसिस्टम। समझ में आया? तो ये है आपकी फूड चेन। इसके बाद में ही सिमिलर टॉपिक है विच इज फूड वेब। अब देखो, फूड चेन होती है आपकी एक सिंगल चेन। ठीक है। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ फूड वेब की, तो वहां पे मैं एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की बात कर रही हूँ। जब मेरी बहुत सारी फूड चेन एक साथ में मिल जाएंगी तो वो फॉर्म करती हैं क्या, फूड वेब। ये बहुत सारी फूड चेन जब मैं एक साथ देख रही हूँ तो ये आपका हो जाता है क्या, फूड वेब। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ये फूड चेन का। फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। जब बहुत सारी फूड चेन्स एक साथ में मिल रही हैं तो क्या फॉर्म कर रही हैं, फूड वेब। ठीक है। अब देखो, ज्यादा स्टेबल होता है और एक मोर देन अ सिंगल फूड चेन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है। ऑल्टरनेट सोर्सेज प्रोवाइड कर देता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास में वो पर्टिकुलर चीज नहीं है जो वो इस टाइम पर नहीं खा सकता है तो उसके पास कई दूसरे ऑप्शंस भी हैं। ठीक है। तो बहुत सारे ऑल्टरनेट ऑप्शंस दे देता है और इकोसिस्टम के अंदर एक बैलेंस जो क्रिएट होता है वो फूड वेब की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल, अब ये क्या होते हैं, ये आपके कुछ लेवल्स दे रखे हैं। ये आपका पहला ट्रॉफिक लेवल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल होते हैं। ठीक है। अब ईच स्टेप और लेवल इन अ फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉफिक लेवल, यानी कि कोई भी स्टेप जो होता है आपकी फूड चेन का उसको आप नाम देते हो ट्रॉफिक लेवल का। जिसमें सबसे पहला जो ट्रॉफिक लेवल है वो होता है प्रोड्यूसर्स के लिए, यानी कि ये वाला जो पहला आपका ट्रॉफिक लेवल है ये होता है प्रोड्यूसर्स के लिए जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रास हो गया, प्लांट्स हो गए, कोई भी ट्री। ठीक है। ये प्रोड्यूसर्स के अंदर आते हैं। दूसरा आप फिर पढ़ते हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल के बारे में जो कि है प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि अब इस प्रोड्यूसर प्लांट को जो भी कंज्यूमर खाएगा वो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, जो कि पहले ट्रॉफिक लेवल के अंदर आता है। ठीक है। तीसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर क्या आता है, जो कि होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि जिस कंज्यूमर ने आपका वो प्लांट खाया है उस कंज्यूमर को जो खाएगा वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। एंड ऐसे ही फोर्थ ट्रॉफिक लेवल आपको बताता है टर्शरी कंज्यूमर के बारे में, यानी कि दिस इज द साइकिल। प्रोड्यूसर को जिसने खाया है वो प्राइमरी, प्राइमरी को जिसने खाया है वो सेकेंडरी, और इस सेकेंडरी को जो खाएगा वो होगा आपका टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है। तो ये आपके होते हैं ट्रॉफिक लेवल एंड आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में है 10% ऑफ लॉ एनर्जी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रास है। ठीक है। और इस ग्रास को डियर ने खा लिया है। ठीक है। अब ये लॉ आपका बोलता है कि अगर इस ग्रास को डियर ने खाया है तो इस ग्रास के पास अगर 100 जूल्स ऑफ एनर्जी है तो इसका सिर्फ 10% डियर के पास में जाएगा, बाकी 90% एज इट इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इसके पास यानी कि सिर्फ 10 जूल जा पाएगा। समझ में आई? यही आपको बोलता है 10
10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इस लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ 10% जो आपकी एनर्जी होती है वो नेक्स्ट कंज्यूमर पर ट्रांसफर कर दी जाती है। बाकी की जो 90% होती है, देखो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी आपकी ट्रांसफर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ 10% होती है। ठीक है, 90% एनर्जी जो होती है वो एज हीट की तरह लूज हो जाती है, गायब हो जाती है, खो जाती है। ठीक है, एनर्जी जो होती है वो यूज होती है एज रेस्पिरेशन। एनर्जी इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उसमें बाकी की एनर्जी जो होती है वो यूज अप कर ली जाती है। और इसी लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से जो हमारी फूड चेन्स है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। ठीक है, क्योंकि अगर इसके पास में 100 है और इसके पास में 10 पहुंच गई हैं तो आगे आपको सिर्फ और सिर्फ 1 जूल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है बायोकेमिकल साइकिल्स। ये क्या होती हैं बायोकेमिकल साइकिल्स? आपकी वो साइकिल्स होती हैं जो कि नेचर को बैलेंस करने का काम करती हैं। एग्जाम्पल वाटर, कार्बन या फिर नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में ओजोन लेयर। अभी ओजोन लेयर क्या होती है? जब आपके 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में मिलते हैं तो वो फॉर्म करते हैं O3 और इसी को हम लोग बोलते हैं ओजोन। और ये किस में हेल्प करती है? यूवी रेज, जो हमारा सन यूवी रेज को छोड़ता है, यूवी रेज को पास आउट करता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है ओजोन। लेकिन ओजोन का हो रहा है डिप्लेशन, यानी कि वो थिन होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि बिकॉज ऑफ CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन। समझ में आई ये चीज? इसके बाद है इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्रेशन। अब ये जो ओजोन आपकी डिप्लीट होती जा रही है, थिन होती जा रही है, ठीक है, ये क्या इफेक्ट डाल सकती है? स्किन कैंसर, आई डैमेज या फिर क्रॉप्स या फिर मरीन लाइफ में कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं, विच इज ऑफ कोर्स नेगेटिव। ठीक है, तो ये था आपका ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर करती क्या है? O2 मॉलिक्यूल के साथ में जब तीसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल जाता है O3 की फॉर्मेशन होती है, विच इज योर ओजोन। ठीक है, और हेल्प करती है हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाने के लिए। और डिप्लीशन जो होता है इसका वो CFCs की वजह से हो रहा है, विच इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स, AC की वजह से जो हमारी एयर गैसेज वगैरह निकल रही हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर ही आती हैं। ठीक है, हमारे पास इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं विच इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखो बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है? वो सब्सटेंसेस जो कि वैनिश अप हो सकते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल हो जाएगा आपका प्लास्टिक। ठीक है, और इसका सिंपल एग्जांपल वुड बी फॉर एग्जांपल वुड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक समय के बाद में जा सकते हैं। वुड नहीं, यहाँ पे हम लोग पेपर ले सकते हैं। पेपर एक टाइम के बाद में वैनिश हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बायोडिग्रेडेबल के बारे में और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और क्योंकि मैन मेड की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज़ आजकल नई नई आ रही हैं, उनकी वजह से जो नेचुरल चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज को ज़्यादा कॉशियसली यूज़ करें। नॉन बायोडिग्रेडेबल को कॉशियसली और बायोडिग्रेडेबल को ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, तो एंड दिस इज हाउ द चैप्टर आर एनवायरमेंट इज कंप्लीटेड। एंड आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। आसान सा चैप्टर है, गिव इट वन शॉट। एंड ऐसे ही बने रहिए GME के साथ। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।